हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, सिलेबस वाली वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपके सिलेबस में आपको फंडामेंटल राइट्स को भी पढ़ना है, और आज की इस वीडियो में हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी बातें करेंगे और फंडामेंटल राइट्स को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स को काफ़ी अच्छे से समझेंगे और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी बातें होंगी। तो आप ये ना समझें कि मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, और आप ये भी ना सोचें कि मैं आपको बहुत कम बता रहा हूँ। ठीक है, तो सारी चीज़ें बैलेंस में चलेंगी। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी बातें काफ़ी अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप समझ सकों। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूल अधिकारों की। तो देखिए, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग हमें सारी बातें करनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो मूल अधिकार कह लो, मौलिक अधिकार कह लो, बात वही है। तो देखिए, मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। मतलब ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति को अपने विकास के लिए जो भी अधिकार की आवश्यकता होती है, उन्हें हम मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार कहते हैं। देखिए दोस्तों, एक मनुष्य के जीवन में कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिसके बिना एक मनुष्य, एक व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो अधिकार बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं व्यक्ति के विकास के लिए, उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। सिंपल सी बात है, क्या समानता के बिना हम अपना विकास कर सकते हैं? क्या स्वतंत्रता के बिना हम अपना विकास कर सकते हैं? या एक कोई व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति है जिसको स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिला और समानता का अधिकार नहीं मिला, तो क्या ये व्यक्ति अपना विकास कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे अधिकार जिससे किसी व्यक्ति का विकास हो रहा है, उसको हम कहते हैं मौलिक अधिकार, जो बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। आगे डिटेल में समझ में आएगा। टर्म हमने समझ ली। अब भारतीय कॉन्टेक्स्ट में हम सारी बातें करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकारों के बारे में बातें की गई हैं। मतलब ये कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक हमें मौलिक अधिकार यानी कि मूल फंडामेंटल राइट्स प्रदान करते हैं भारतीय व्यक्तियों को। ठीक है, हालांकि इसमें से कई सारे जो अधिकार हैं वो विदेशियों को भी दिए गए हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं उनका वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में किया गया है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार कह लो, फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान में हैं। तो देखिए, इस समय अगर हम बात करें आज के टाइम पर, तो भारतीय संविधान में आज के टाइम पर ये 6 मौलिक अधिकार हैं। इससे पहले जब भारतीय संविधान बना था, बनकर जब तैयार हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन अभी 6 मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसे हटा दिया गया है। ठीक है, उसे उसे रद्द कर दिया गया या उसे समाप्त कर दिया गया और उसे कानूनी अलग एक प्रावधान बना दिया गया है। तो आज के टाइम पर ये 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और यहाँ पे अनुच्छेद लिखा है कि कौन सा अधिकार किन आर्टिकल्स में, किन अनुच्छेदों के बीच प्राप्त है। तो एक एक करके हम सारी बातें कर लेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखिए दोस्तों, जो मौलिक अधिकार हैं या मूल जो अधिकार हैं, वो अनुच्छेद 12 से स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अनुच्छेद 12 और 13 में अलग बातें की गई हैं। इसीलिए मुख्य रूप से जो अधिकार है वो हमें अनुच्छेद 14 से मिलता है। अनुच्छेद 12-13 को मैं लास्ट में समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 14 से, जो कि हमें समानता का अधिकार देता है, और ये समानता का अधिकार हमें आर्टिकल 18 तक मिल रहा है। तो सारे वन बाय वन हम सबकी बातें करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं समानता के अधिकार की। तो देखिए, अनुच्छेद 14 से 18 तक हमें समानता का अधिकार मिला है। ठीक है, अब एक एक करके अच्छे से डिटेल में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार भारतीय व्यक्तियों को यानी कि मतलब लोगों को दिया गया है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब यह है कि अनुच्छेद जो 14 है वो कह रहा है कि जो भारतीय राज्य मतलब यहाँ पर सरकार में सब कुछ शामिल है, संसद भी शामिल है, न्यायालय भी शामिल है, प्राइम मिनिस्टर भी शामिल है, प्रेसिडेंट भी शामिल है, नगर पालिका भी शामिल है राज्य के शब्द में। ठीक है, इसे नॉर्मली आप सरकार के रूप में समझ लो। तो यहाँ पे कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में, भारतीय क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति है, भारत का जो पूरा एरिया है, देश है भारत, उसके अंदर जो भी व्यक्ति रह रहे हैं, ठीक है,
उनको जो भारतीय सरकार है वो विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगी, ये कह रहा है आर्टिकल 14। अब मतलब क्या है, देखो सिंपल सा मतलब है, एक मतलब क्लियर है, जो पहला लिखा है यहाँ पर विधि के समक्ष समता, इसका मतलब है कि कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। याद रखना दोस्तों, कई बार आर्टिकल 14 आपको सही से समझाया नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, आर्टिकल 14 दो बातें करता है, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ एक बात बताते हैं। अब आर्टिकल 14 दो बात कर रहा है, एक बात कह रहा है कि विधि के समक्ष समता, इसका मतलब होता है कि आर्टिकल 14 कह रहा है कि लॉ से बड़ा कुछ भी नहीं है, कानून के आगे जो है जो सभी व्यक्ति समान हैं, कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। लेकिन अब एक दूसरी बात भी है, अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, इसको समझना है आपको, ठीक है। आर्टिकल 14 ने कहा कानून के सामने सभी समान है, ये समझ में आ गया, लेकिन आर्टिकल 14 ने साथ में ये भी प्लस में ये भी कह दिया कि विधियों का समान संरक्षण होगा। इसका मतलब समझो, इसका मतलब है कि समान के साथ समान व्यवहार होगा। ध्यान देना, समान के साथ समान व्यवहार होगा, ठीक है, समान के साथ समान व्यवहार होगा। देखो इसे आप, जैसे दोस्तों अगर हम बात करें इंडिया में जो टैक्स रेजीम है, अगर हम बात करें जो इंडिया में जो टैक्स का जो सिस्टम है, उसको जब हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें विधियों का समान संरक्षण का सिद्धांत देखने को मिलता है। हालांकि एक जो पुराना टैक्स रेजीम था उसमें भी देखने को मिलता है, और जो नया टैक्स पॉलिसी वगैरह, जो नई जो टैक्स रेजीम है जो लागू की गई है, उसमें भी हमें विधियों का समान संरक्षण का सिद्धांत देखने को मिलता है। देखिए सिंपल सी बात है, आप अगर आज जो न्यू टैक्स रेजीम है उसको अगर आप देखेंगे तो न्यू टैक्स रेजीम में आप देखेंगे कि 7.5 लाख से लेकर जो व्यक्ति 10 लाख के बीच में कमा रहा है, ठीक है, 7.5 से 10 लाख तक जो व्यक्ति कमा रहे हैं, एक हों, दो हों, चार हों, करोड़ हों, जितने भी व्यक्ति हों, जो 7.5 रुपये से 7.5 लाख से लेकर 10 लाख तक कमाने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको जो परसेंट ऑफ टैक्स देना है वो देना है 15%, ठीक है। वैसे तो मैं सही हूँ, बाकी अगर हो सकता है मैं थोड़ा बहुत इधर इधर उधर हो जाए तो आप करेक्ट कर लेना, लेकिन हाँ 15% उनके लिए टैक्स रखा गया है कि उनको कितना टैक्स देना है, 15% का टैक्स देना है। इसके साथ ही जो व्यक्ति 15 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं उन्हें 30% टैक्स देना है। तो यहाँ पे बात को समझिए, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि देखिए एक व्यक्ति है जिन्हें 15% का टैक्स देना है और एक व्यक्ति है जिन्हें 30% का टैक्स देना है। तो यहाँ पे बात को समझो, जैसे कि मान लो 10 व्यक्ति हैं जिनकी इनकम 8 लाख के आसपास है, 10 लाख के आसपास है, 7.5 लाख के आसपास है, जिन्हें 15% टैक्स देना है, मतलब वो एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं, एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं ना। तो जो व्यक्ति 7.5 से लेकर 10 लाख के बीच में कमा रहा है, एक ही कैटेगरी में आने वाले जो ये व्यक्ति हैं, इनको 15% का टैक्स देना है सबको, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति 15 लाख से ज़्यादा जिनकी इनकम है, चाहे वो कितने भी व्यक्ति हों, ठीक है, तो उनको 30% का टैक्स देना है, मतलब समान के साथ समान व्यवहार। तो मतलब ये इस कैटेगरी के जो व्यक्ति थे उनको एक जैसा टैक्स देना था, और इस कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं 15 लाख से ज़्यादा कमाने वाले, उनको एक जैसा टैक्स देना था, मतलब समान के साथ समान व्यवहार। और असमान के साथ यहाँ पे आपको देखिएगा, आपको असमानता भी देखने को मिलेगी। आप यूँ कह सकते हैं ना कि मान लो जो 7.5 लाख से 10 लाख तक कमा रहे हैं उन्हें भाई बस 15% देना है टैक्स, और जो 15 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं उन्हें 30% टैक्स देना है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे समानता का सिद्धांत कहाँ लागू है। लेकिन आर्टिकल 14 ने ये कहा है कि विधियों का समान संरक्षण लागू होगा। विधि के समक्ष समता तो लागू है, कानून के सामने सभी समान है, ये तो लागू होगा ही, लेकिन विधियों का समान संरक्षण भी लागू होगा, मतलब समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार भी हो सकता है। मतलब ये कि अगर आप 15 लाख से ज़्यादा कमा रहे हो तो आपसे 30% टैक्स लिया जा सकता है, और कोई व्यक्ति है जो 10 लाख से कम और 7.5 से ज़्यादा कमा रहा है तो उससे 15% का टैक्स लिया जाएगा। तो ये क्या हो गया, समान के साथ समान व्यवहार। दोस्तों इसे एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हो, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जो नॉर्मली जो बच्चे फिट होते हैं वो भी एग्ज़ाम देते हैं, और कुछ दिव्यांग बच्चे भी होते हैं वो भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप दोनों के लिए जो नियम है वो उसमें आप अंतर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं उन्हें आप देखेंगे, मान लो अगर मैं थोड़ा सा हाइपोथेटिकली यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, सही कुछ भी हो सकता है लेकिन इसी से मिलता जुलता रहेगा। देखिए जैसे कि मान लो जो नॉर्मली स्टूडेंट होते हैं उन्हें 3 घंटे दिए जाते हैं एग्ज़ाम करने के लिए, और जो मतलब थोड़ा से दिव्यांग बच्चे होते हैं, ठीक है, शारीरिक रूप से थोड़े से मतलब दिव्यांग बच्चे होते हैं, तो उन्हें हो सकता है 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी होता है क्राइटेरिया रखा जाए, उस हिसाब से उन्हें कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो 3 घंटे प्लस उन्हें 1 घंटा दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ें होंगी लागू, तो यहाँ पे देखिए जितने भी यहाँ पे आपको एक असमानता देखने को मिलेगी।
देखिए यहाँ इन इन बच्चों को 3 घंटे दिए गए और इन बच्चों को 3 घंटे प्लस 1 घंटा दिया गया। तो यहाँ पे थोड़ा-सा असमान देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे ध्यान दो, विधियों का समान संरक्षण लागू हो रहा है। ये इसका मतलब ये होता है कि एक जैसे के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। मतलब देखो ये सारे के सारे जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं, उन सभी को 3 घंटे दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को बस 3 घंटे दिए गए, बाकी सभी नॉर्मल बच्चों को आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया गया या आधा घंटा कम दिया गया, ऐसा कुछ नहीं। जो भी मतलब इस कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उन्हें इतना टाइम दिया जा रहा है, 3 घंटे दिए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरी तरफ जो दिव्यांग बच्चे हैं, तो उन सभी को 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिव्यांग बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम दे दिया गया और दूसरे को नहीं दिया गया, तो ऐसा भेदभाव नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे ये है कि आपकी कैटेगरी जो है उस कैटेगरी के हिसाब से आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, समान के साथ समान व्यवहार होगा। मतलब यहाँ पर इस एग्जाम्पल की बात करूँ तो सभी दिव्यांग बच्चों को 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ये कहता है विधि का समान संरक्षण, ठीक है। और जो सभी नॉर्मल स्टूडेंट हैं उन्हें 3 घंटे दिए जाएंगे। तो विधियों का समान संरक्षण यही कहता है। कई बार आप देखेंगे कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उन्हें कई सारे इक्विपमेंट या जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं वो रखने की अनुमति दे दी जाती है। तो सिर्फ एक बच्चे को नहीं दी जाएगी, उन सभी दिव्यांग बच्चे को दी जाएगी जो उस कैटेगरी में आते हैं। तो आई होप विधियों का समान संरक्षण आपको समझ में आया होगा। कई बार स्टूडेंट्स को कई सारे टीचर्स ये एक्सप्लेन नहीं करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा टाइम लेके इसको एक्सप्लेन किया। समझ जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आई होप आपको आर्टिकल 14 समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ा आर्टिकल यही था, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग रहता है। आई होप सारी बातें यहाँ तक क्लियर होंगी। अब बहुत ईजी है, आगे आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 कुछ अधिकारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। मतलब कहता है कि देखो, ये आर्टिकल 15 कह रहा है कि कुछ आधार पर आप भेदभाव नहीं करोगे, कुछ दूसरे आधार पर भेदभाव हो सकता है। मतलब यहाँ पर देखो, कह रहा है आर्टिकल 15 कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर भेदभाव नहीं होगा। मतलब कह रहा है आर्टिकल 15 कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि धर्म हो गया, वंश हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया, जन्म स्थान हो गया, इसको लेकर आप भेदभाव नहीं करोगे। तो ये जो भारत राज्य किसी नागरिक जो सरकार है वो किसी के प्रति भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है। एक बात आपको समझ में आ गई। दूसरी तरफ अनुच्छेद 15 की दूसरी व्यवस्था में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इसमें किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, दायित्वों, निबंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि देखो, ये जो आर्टिकल 15 है, अनुच्छेद 15, ये राज्य और नागरिकों इन दोनों को ही चेतावनी दे रहा है। क्या चेतावनी दे रहा है? राज्य से कह रहा है सरकार से कि आप धर्म, मूलवंश, जाति इत्यादि के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। ये कह रहा है सरकार से। इसके साथ ही ये जो आर्टिकल 15 है ये नागरिकों से भी कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। जैसे कि मान लीजिए कोई पब्लिक पार्क है, ठीक है, कोई पब्लिक पार्क है, अब हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति या हम लोग हैं जा रहे हैं, तो हमें कोई नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक पार्क है, ठीक है, हमें कोई रोक नहीं सकता क्योंकि ये पब्लिक पार्क है, सरकार का पार्क है। तो सरकार हमें हमें हम मतलब सरकार कुछ दूसरे रीज़न से रोक सकती है, लेकिन हाँ, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नहीं रोकेगी। ये नहीं कहेगी कि तुम्हारा धर्म ये है तो तुम नहीं जा सकते। सरकार ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। तो या तुम्हारा जन्म मान लो अरुणाचल प्रदेश में नहीं, तुम्हारा जो जन्म है वो तेलंगाना में हुआ है तो तुम दिल्ली के पार्क में नहीं आओगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो जन्म स्थान के आधार पर या जेंडर के आधार पर कि तुम स्त्री हो या पुरुष हो, इस आधार पर भी सरकार भेदभाव नहीं करेगी। आपको सार्वजनिक जो भी चीज़ें हैं वहाँ जाने से, आने से या जो कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव सरकार जो राज्य है वो इन आधारों पर नहीं करेगा। इसके अलावा नागरिकों को भी यहाँ पे चेतावनी दी गई है। जैसे कि मान लो आप किसी दुकान में गए और उस दुकान में आपके साथ भेदभाव धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर नहीं हो सकता, ठीक है। सिंपल सी बात है। मान लो आप किसी 5 स्टार होटल में गए तो वहाँ पर आपको 5 स्टार होटल का जो मालिक है, मैनेजर है, वो आपको धर्म के आधार पर या यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी हैं इनके आधार पर आपको एंटर करने से रोक नहीं सकता।
वो बात अलग है कि आपके पास अगर कम पैसे हैं, आपके पास एंट्री फ़ी पे करने के पैसे नहीं हैं, तो आपको रोका जा सकता है, या कोई दूसरा रीज़न है, तो आपको रोका जा सकता है। लेकिन ये जो आधार अभी आर्टिकल 15 ने बताए हैं, इन आधारों पर भेदभाव नहीं हो सकता। तो ये भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है कुछ आधारों पर। आई होप क्लियर होगा आपको। इसके साथ ही दोस्तों अब हम बात करें अगर आर्टिकल 16 की, तो अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात करता है। मतलब देखो दोस्तों, जो नौकरियां होती हैं, सरकारी नौकरियां, तो उसमें जो अवसर होंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, ये बात कर रहा है यहाँ पर। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। मतलब सरकार के अधीन मान लो कोई पद खाली है, जैसे कि आईएएस का पद है एक, तो यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, समान अवसर होगा कि वो इस पद को ग्रहण कर सकें। केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या निवास के आधार पर राज्य किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। मतलब यह है कि इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। वो बात अलग है ना, मेरिट के आधार पर भेदभाव हो सकता है, आपके मार्क्स ज़्यादा आए हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है, हो सकता है आपके दोस्त के मार्क्स कम आए हों तो उसे नौकरी ना मिले, तो दूसरे आधारों पर हो, मतलब क्राइटेरिया फिक्स किया जा सकता है, लेकिन धर्म, वंश वगैरह के आधार पर भेदभाव नहीं होगा नौकरियों में। ये कौन कह रहा है? तो आर्टिकल 16 ने ऐसा कहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन है, अभी मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके साथ ही आर्टिकल जो 17 है वो अस्पृश्यता का अंत करता है। जो छुआछूत, अनटचेबिलिटी की जो एक कुप्रथा थी, इसका अंत होता है, अस्पृश्यता का अंत होता है आर्टिकल 17 के द्वारा। इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल, आई होप समझ में आ ही गया होगा। आर्टिकल 18 क्या कह रहा है? तो जो अनुच्छेद 18 है वो उपाधियों का अंत कर रहा है। पहले आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों को जो रियासतों के राजा वगैरह होते थे, कई बार उन्हें राय बहादुर की, दीवान बहादुर वगैरह, महाराज की उपाधि दे दी जाती थी। उपाधियों के साथ उन्हें मतलब सम्मान दिया जाता था, उन्हें अधिकार भी दिए जाते थे, विशेषाधिकार वगैरह। तो इन सभी चीज़ों का अंत कर दिया गया है, ठीक है। उपाधियों का अंत कर दिया गया है आर्टिकल 14 के द्वारा, और कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि जो सेना और जो विद्या से संबंधित कुछ सम्मान है तो उन्हें लिया जा सकता है, इसके अलावा कोई और उपाधि नहीं ली जा सकती है। इसके अलावा कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी सरकार से, राज्य से कोई उपाधि नहीं प्राप्त कर सकता। कोई मान लो मतलब भारत में किसी सरकारी पद पर मान लो कोई व्यक्ति है, तो वो किसी भी दूसरे राज्य से बिना भारतीय राष्ट्रपति की स्वीकृति से उपाधि नहीं ले सकता किसी दूसरे राज्य से। तो ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, ठीक है। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में भेंट वगैरह स्वीकार नहीं कर सकता राष्ट्रपति की सहमति के बिना, ठीक है। ये सारी बातें लिखी गई हैं। तो यहाँ तक हमने बात कर ली दोस्तों, यहाँ पे हमने बात कर ली समानता का अधिकार। अच्छे से हमने इस समानता के अधिकार को समझ लिया। आई होप आपको ये वाला मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स समझ में आ गया होगा। एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पे आर्टिकल 14 में हमने बात किया कि सभी समान हैं कानून के सामने, लेकिन थोड़ा सा एक्सेप्शन है। सभी कानूनों में यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन मतलब अपवाद है। जैसे कि राष्ट्रपति की बात करें, राज्यपाल की बात करें, तो इनके लिए कानूनों में थोड़ी सी ढील दी गई है, या इनके लिए थोड़े अलग प्रावधान है। अगर हम बात करें किसी आम नागरिक को, अगर किसी अपराध से संबंधित आरोप अगर किसी व्यक्ति पे लगाए गए हैं, तो उसे गिरफ्तार करना कंपैरेटिवली आसान है राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने से। जैसे कि अगर हमें राष्ट्रपति को किसी आरोप, मान लो राष्ट्रपति पर कोई आरोप लग गया, पर राष्ट्रपति को हम हिरासत में नहीं ले सकते, इतना आसान नहीं है। राष्ट्रपति पर मुकदमा चलाना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे थोड़े से एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। एक्सेप्शन यहाँ पे जो अपवाद है उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा, सिलेबस में इतना बहुत है। अगर हम बात करें 15 की, तो 15 मैंने समझाई दी आपको। जैसे कि जो आर्टिकल 16 है, इसमें वैसे तो कहा गया है कि नौकरियों में कोई भी मतलब अफसर की समानता होगी, बिल्कुल समान इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन हो सकता है, अपवाद हो सकता है। जैसे कि कई बार आप देखेंगे कि आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया गया है। तो आरक्षण की, जैसे कि जो अनुसूचित जाति है, जो पिछड़े लोग हैं, उनके लिए सरकार के पास ये राइट है, राज्य के पास, कि वो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान करके उन्हें कुछ आरक्षण की व्यवस्था उनके लिए कर सकता है। इसके अलावा संसद के पास अधिकार है कि वो निवास की शर्त भी लागू कर सकती है कि उस राज्य से संबंधित व्यक्ति ही उस राज्य के
सरकारी पद को ग्रहण कर सकता है, और ऐसा कई जगहों पर है भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, हमने समानता के अधिकार को समझ लिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम दिया गया है। अब देखिए एक एक करके बात को समझेंगे यहाँ पे। तो आर्टिकल 19 में जो अनुच्छेद 19 है उसमें 6 अधिकार दिए गए हैं। ये अनुच्छेद 19 6 अधिकारों की गारंटी दे रहा है। इसमें क्या है, तो इसमें शामिल है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की आपको आज़ादी है, आप अपना मत प्रकट कर सकते हो, आपका जो भी विचार है आप उसको सामने रख सकते हो, शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हो, यह अधिकार दिया गया है व्यक्तियों को, भारतीय व्यक्तियों को दिया गया है यह अधिकार। संगम या संघ बनाने का अधिकार है, जो भारत में जो लोग हैं मतलब वो अपना ग्रुप बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, सहकारी संस्थाएं आपने देखा होगा बना सकते हैं। अबाध संचरण, भारत के किसी भी कोने में संचरण कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। निवास का अधिकार, भारत के किसी भी कोने में बसने का अधिकार देता है आर्टिकल 19। व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता, मतलब जो व्यवसाय है आप चाहे तो किसी भी तरह का व्यवसाय अपना सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता दी गई है। तो ये 6 अधिकार अनुच्छेद 19 में प्रदान किए गए हैं, लेकिन इस पर भी एक उचित कारण के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है सरकार के द्वारा। जब सरकार कोई उचित जैसे कि कोई अपराधी है तो उसकी इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अलावा धारा 144 लागू है, तब भी इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि एक उचित कारण देकर जो सरकार है वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं उन पर प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे कि न्यायालय की अवमानना हो रही है, कोई व्यक्ति है जो न्यायालय की अवमानना कर रहा है, अपमान कर रहा है न्यायालय का, तो उसकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो आई होप दोस्तों आर्टिकल 19 आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कौन से 6 अधिकार दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 20 की, आर्टिकल 20 की बात करते हैं। इसमें अपराध के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। इसमें 3 बातें शामिल हैं। देखिए अनुच्छेद 20 कहता है कि कोई पूर्व पद प्रभाव कानून लागू नहीं होगा। कहने का मतलब यह है, मान लो किसी व्यक्ति ने आज की डेट में कोई अपराध किया, कुछ भी कोई काम किया इसने, ठीक है, ठीक है। अब आज की डेट में जो भी कानून है उसी के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को पनिशमेंट दी जाएगी, जो भी कानून बने हैं आज की डेट में उसी के अकॉर्डिंग। मतलब यह है कि अगर अपराध आज हुआ है तो सज़ा भी आज के कानूनों के हिसाब से ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अपराध व्यक्ति ने आज किया है और उस पर ऐसा कानून लागू किया जा रहा है जो पहले ही हटा दिया गया है, आज की डेट में लागू नहीं हो रहा जो कानून। मान लो कोई 20 साल पुराना कानून है जो कि आज की डेट में ख़त्म किया जा चुका है और उसकी जगह पर कोई नया कानून बनाया गया है, लेकिन व्यक्ति पर कोई पुराना कानून लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई ऐसा कानून जो आज की डेट में लागू नहीं है, अपराध करते समय उस व्यक्ति पर उस दौरान मतलब वो कानून अगर लागू नहीं है तो उस व्यक्ति को जो सज़ा दी जाएगी या जो पनिशमेंट का प्रोसेस होगा उस पर भी वो कानून लागू नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि अपराध करते समय जो कानून लागू हैं, वर्तमान समय में जब अपराध हुआ, चाहे वर्तमान मतलब आज की डेट में अपराध हो रहा है, चाहे अपराध 20 साल पहले हुआ था, तो जो अपराध करते समय जो सजाएं थी वो व्यक्ति पर लागू होंगी। ठीक है, एक चीज़ आपको समझ में आ गई। दोहरी क्षति नहीं, दोहरी क्षति का मतलब है जैसे कि मान लो आज की डेट में व्यक्ति ने कोई अपराध किया और इस व्यक्ति को आज मान लो सज़ा भी मिल गई इस अपने अपराध के लिए, लेकिन कल को दोबारा इसको कोर्ट में लाया जाता है और दोबारा कहा जाता है अरे नहीं तुमने तो उस दिन अपराध किया था, आज की डेट वाला याद दिलाया जाता है कि अरे तुमने तो अपराध किया था, तो दोबारा सज़ा देने का प्रयास किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आर्टिकल जो 20 है वो यही कह रहा है कि एक ही अपराध के लिए आप 2 बार सज़ा नहीं देंगे। ठीक है, एक अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं। इसके अलावा स्व अभिशंसन नहीं, मतलब किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जाएगा अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए या अपने खिलाफ सबूत जुटाने के लिए। तो अनुच्छेद जो 20 है वो 3 बातें कर रहा है। एक ये कि कोई पहले का कोई कानून लागू नहीं होगा, ठीक है, जब अपराध हुआ था उस दौरान जो कानून लागू थे वही लागू किए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा दोहरी क्षति, दो एक ही अपराध के लिए दोबारा 2 सज़ा नहीं दी जाएगी, 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी। और अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, अपने ही खिलाफ किसी भी व्यक्ति को सबूत जुटाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये अनुच्छेद 20 संरक्षण देता है इस प्रकार का। और अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 की, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखिए अनुच्छेद जो 21 है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देता है। देखिए अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से
कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। एक चीज़ यहाँ पर समझ लो, ये अनुच्छेद 21 कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को ये जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है इससे वंचित किया जा सकता है, लेकिन वो कैसे? कानून के दायरे में रहकर। मतलब कुछ कानूनी प्रक्रिया है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का थोड़ा उल्लंघन किया जा सकता है। लेकिन जिन चीज़ों के लिए कानून नहीं बने तो उन क्षेत्र में पूरी तरह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। अब देखिए ये काफ़ी व्यापक है। ये जो स्वतंत्रता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसे आप कम शब्दों में समझें तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जीवन रक्षा का अधिकार है, ठीक है, प्राइवेसी का अधिकार कह लो, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, ये मुख्य रूप से इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने एक केस आया था मेनका, तो मेनका मामले में 1978 में अनुच्छेद 21 में कई सारी चीज़ें जोड़ दी। अनुच्छेद 21 में दोस्तों ये काफ़ी व्यापक है। सिंपल जो है अनुच्छेद 21 वो तो मैंने 2 लाइन में आपको बता दिया हल्का हल्का, ठीक है, लेकिन इसमें कौन कौन सी बातें शामिल हैं? तो इसमें बहुत सारी बातें शामिल हैं जिनको 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया भी था कि अनुच्छेद 21 में ये सारी बातें शामिल हैं। इन्हें आप देख सकते हैं। आप हल्का हल्का 2-3 चीज़ें भी अगर आप समझ लेंगे तो ठीक है आपके लिए। मैं बस यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ नॉर्मली कि क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। आर्टिकल 21 में क्या क्या चीज़ें शामिल है, मैं कुछ पॉइंट दिखा रहा हूँ, सारे नहीं दिखा रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, ये आर्टिकल 21 में शामिल है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में ये चीज़ आती है। एक स्वच्छ पर्यावरण मिले हमें, ठीक है, प्रदूषण रहित जल मिले, वायु मिले, एक स्वच्छ वातावरण हो हमारे लिए, एक व्यक्ति का ये भी अधिकार है। तभी तो आप देखते हैं कि कई बार हाईकोर्ट दिल्ली की सरकार को कई बार मतलब कहता है कि आप क्या कर रहे हैं पर्यावरण के लिए, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कई बार सरकार को फटकार भी लगाई जाती है कोर्ट वगैरह के द्वारा। तो वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए लगाई जाती है, क्योंकि एक नागरिक को अधिकार है कि वो स्वच्छ पर्यावरण में रहे, उसका जीवन सुरक्षित रहे। इसके अलावा जीवन की रक्षा का अधिकार, निजता का, आश्रय का, स्वास्थ्य का अधिकार भी इसमें शामिल है। ठीक है, ये कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध भी अधिकार है इसमें दोस्तों, कि एक मनुष्य का आप हाथ नहीं बांध, हथकड़ी नहीं लगा सकते किसी मनुष्य को। वो बात अलग है कि कोई अपराधी है, कोई गंभीर अपराध किया किसी ने, तो हथकड़ी लगाई जाती है, लेकिन नॉर्मली हथकड़ी लगाने के विरुद्ध भी एक अधिकार है। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार है, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार है। तो मतलब इसमें जो जीवन से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है, एक जो दैहिक स्वतंत्रता है, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। इतना काफ़ी है। अभी हमने आर्टिकल 21 को समझा। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 21A की, हिंदी में कहते हैं आर्टिकल 21 का। ठीक है, अब ये क्या है? तो देखिए ये हमें शिक्षा का अधिकार दे रहा है। पहले क्या था दोस्तों, देखिए देखो पहले ऐसा नहीं था। जैसे कि हमने देखा था राज्य की नीति निर्देशक तत्व वगैरह हैं, तो उसमें भी फ्री में जो शिक्षा है, निःशुल्क जो शिक्षा है वो देने की बात की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ तक जो 1978 है, उसमें भी 1978 में मेनका मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी निःशुल्क कानूनी सहायता, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, इन बातों को भी शामिल किया था आर्टिकल 21 में। इसी के बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि संसद क्या करती है कि 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को सामने लाती है। देखिए अब ये संशोधन 86वां संवैधानिक संशोधन किया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि आर्टिकल 21A यानी कि अनुच्छेद 21 का जोड़ा जाता है। और ये क्या करता है, ये घोषणा करता है कि जो राज्य है यानी कि जो सरकार है वो 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। मतलब इसने कानून बना दिया। 86वां जो संवैधानिक संशोधन था उसने शिक्षा के अधिकार के लिए कानून बना दिया, लेकिन लागू नहीं किया था, इसे व्यवस्था नहीं की थी। अब आगे चलकर क्या किया गया 2009 में, अनुच्छेद 21A के अनुसार, मतलब ये जो अनुच्छेद बना दिया था इन्होंने, अब इसके अनुसार काम करते हुए संसद ने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियमित करके इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की कि 14 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे को संतोषजनक एवं समुचित गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा एक ऐसे औपचारिक विद्यालय जिसमें अनिवार्य परिपाटियों एवं मानकों का पालन किया जाता हो में प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब यह है कि देखो 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा एक कानून लाया गया अधिकार के रूप में 21A या का कह लो, ठीक है। अब 2009 में अधिनियम पारित कर दिया। अधिनियम कैसा पारित किया गया कि राइट टू एजुकेशन,
पूरा का पूरा अधिनियम पारित कर दिया, जिसमें पूरी व्यवस्था कर दी कि सभी मतलब जो सरकारें हैं वो सभी 14 वर्ष तक के बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा है सही से वो उनको प्रोवाइड कराएंगी। हालांकि हो सकता है आपको थोड़ा सही से समझना है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा गहराई से भी नहीं समझना है, इसलिए मैं नॉर्मली समझा रहा हूँ। बस आप ये समझिए कि अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसमें 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, जिसके तहत ये अनुच्छेद जोड़ा गया और उसके बाद फिर संसद ने अधिनियम 2009 अधिनियम पारित किया था, राइट टू एजुकेशन का, जिसके तहत ये पूरी व्यवस्था वगैरह की गई और जो निःशुल्क शिक्षा है, अनिवार्य शिक्षा, वो प्रोवाइड करने के लिए ये मतलब अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 22 की, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। अब ये क्या है, तो देखिए निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण कहने का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि ये पूरी तरह आपको आज़ादी दे रहा है, ये आपको संरक्षण दे रहा है। यही स्वतंत्रता तो है, लेकिन यहाँ पे आप इस बात को समझिए, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके पास क्या अधिकार होंगे, ठीक है, कैसी व्यवस्था वगैरह होगी थोड़ी बहुत, इसके बारे में ये संरक्षण दे रहा है। क्या बातें कर रहा है, देखिए अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत दो तरह की होती है, देखिए एक दंड विषयक होती है, एक निवारक होती है। देखो हिरासत यानी कि गिरफ्तारी, जो गिरफ्तारी होती है पुलिस के द्वारा जो गिरफ्तारी की जाती है वो दो तरीके की होती है, एक दंड विषयक और एक निवारक। दंड विषयक का मतलब है कि जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ने अपराध किया और फिर उसने अपराध को स्वीकार भी कर लिया और अदालत में गया वो व्यक्ति, उसको दोषी ठहराया गया, उसको मुजरिम ठहराया गया, जो भी ठीक है दोषी ठहराया गया, उसको सज़ा दी गई। ये एक नॉर्मल जो प्रक्रिया थी, सज़ा चाहे कितनी भी मिले लेकिन एक नॉर्मल प्रक्रिया आपको दिखाई दे रही है कि एक व्यक्ति को दंड दिया जा रहा है कि उसने हाँ अपराध स्वीकार कर लिया है और अदालत में वो गया है और अदालत ने उसे दोषी ठहरा दिया है। ये दंड विषयक हिरासत है कि अब व्यक्ति पर आरोप साबित हो चुके हैं और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है पूरी तरह, ठीक है। और दूसरा है निवारक। निवारक हिरासत का मतलब दोस्तों ये है, निवारक हिरासत का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति पर मतलब गंभीर शक है और शक के आधार पर ही उसको दोषी माना जा रहा है और उसको गिरफ्तार किया गया है। मतलब अदालत में कोई सुनवाई वगैरह नहीं हुई है और किसी व्यक्ति को दोषी माना जा रहा है और उसको फिर गिरफ्तार किया गया है, तो इसके लिए कानून बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये जो अनुच्छेद 22 है ये यही इन्हीं से संबंधित है कि जो दंड विषयक गिरफ्तारी होगी उसमें कौन कौन से कानून होंगे, या जो निवारक अगर कोई गिरफ्तारी हो रही है, निवारक गिरफ्तारी हिरासत हो रही है, तो उसमें कौन कौन से कानून लागू होंगे, तो इसके बारे में ये बात कर रहा है अनुच्छेद 22, ठीक है। जैसे कि दंड विषयक के अंतर्गत सिंपल सी बात है कि मान लो किसी पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, तो हम कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, तो ये दंड विषयक में आ गया, ठीक है। इसके लिए मतलब कानून बनाए हैं, किसने बनाए कानून, मतलब ये कानून हमें कौन बता रहा है, तो आर्टिकल जो 22 है इसमें ये सारे मतलब संरक्षण दिए गए हैं कि कौन कौन से कानून इन दोनों ही परिस्थितियों में लागू होंगे। जैसे कि निवारक हिरासत में किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी देर के लिए मतलब कितने समय तक के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, तो ये सारी बातें अनुच्छेद 22 में संरक्षण के रूप में बताई गई हैं या नियम के तौर पर यहाँ पे हमें दिखाई देती हैं। तो आई होप आपको निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण संबंधित ये जो अनुच्छेद 22 है ये भी समझ में आ गया होगा। और बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कहा गया है, जितना कहा गया उतना मैंने यहाँ पे आपको सारी बातें बता दी। तो दोस्तों यहाँ तक हमने स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसको देख लिया, ठीक है। आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22, ठीक है। 19 से लेकर 22 तक जो अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, हमने इसको समझ लिया। तो हमने समानता का अधिकार समझ लिया, स्वतंत्रता का अधिकार समझ लिया, दो अधिकारों का अभी तक हमने समझा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के। अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत ये अधिकार हमें दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 23 बात करता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध। कहने का मतलब ये है कि देखिए अनुच्छेद 23 के अंतर्गत क्या किया गया है, ये व्यवस्था की गई है कि किसी भी मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक वस्तु के रूप में मानव की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती, ये अनुच्छेद 23 इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा बेगार या बलात्श्रम, देखिए जो बेगार होता था, बिना पैसे देकर जो काम करवाया जाता था, मजदूर मतलब एक दासों की तरह जो काम कराने की व्यवस्था थी, इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाता है कि किसी भी व्यक्ति से ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता। सबसे पहली बात यह है। और पैसा ऐसा भी नहीं कि काम करवा लो और फिर पैसा ना दो, तो इस तरह का भी मतलब काम
नहीं कराया जाएगा। तो बलात् श्रम जो बिगाड़ वगैरह की व्यवस्था है, इस पर ये आर्टिकल जो 23 है वो पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है। इसके साथ ही ये जो अधिकार है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ये जो अधिकार दिया गया है वो नागरिक के लिए भी है और गैर नागरिक के लिए भी, मतलब कोई विदेशी व्यक्ति भी है भारत में जो भारतीय नागरिक नहीं है तो उसके लिए भी ये अधिकार है, उसे भी ये अधिकार दिया गया है, शोषण के विरुद्ध ये वाला अधिकार दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 24 है वो बच्चों की बात करता है कि जो कारखाने आदि हैं, जो संकट में इस मतलब गतिविधियां हैं या कोई संकट में जगह है, तो वहाँ पर बच्चों के नियोजन का निषेध करता है कि वहाँ पर आप नौकरी के रूप में जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें नहीं रख सकते, ठीक है, मतलब उन्हें नौकरी नहीं दे सकते, उनका नियोजन प्रतिषेध किया गया है। कहाँ पर? तो फैक्ट्री हो गई, खान हो गए, कोई अन्य परिसंकट में गतिविधि है, कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कि सही नहीं है, संकट में है, तो उस एक्टिविटी में बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को। ठीक है, इसके अलावा कई सारे दूसरे भी कानून समय समय पर सरकार के द्वारा लाए जाते हैं इसके अंतर्गत। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे शोषण के विरुद्ध जो अधिकार था वो समझ में आ गया, सिंपल है। आप बाकी ये चीज़ें आप अच्छे से और डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ तक मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। बाकी आप चाहें तो नोट्स को थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, आपको आपका माइंड थोड़ा क्लियर होगा और ज़्यादा। तो हमने यहाँ पे तीसरे अधिकार को भी समझ लिया। इसके साथ ही दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक ये अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 25 ये अधिकार दे रहा है, ये स्वतंत्रता दे रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में अपने भगवान की पूजा कर सकता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता दे रहा है। अपने धर्म को अबाध रूप से मान सकता है, मतलब पूरी तरह अपने धर्म को वो मान सकता है, फॉलो कर सकता है, धर्म के अनुसार वो आचरण कर सकता है, प्रचार करने की भी स्वतंत्रता दी गई है उसे कि व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है। ठीक है, ये सारी बातें इसमें शामिल हैं। लेकिन मैं एक बात और ऐड कर दूं तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें जायज़ हैं जो करने से किसी दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा। ऐसा ना हो कि आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे दूसरे को नुकसान हो रहा है तो वो चीज़ अलाउ नहीं होती। तो ये अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ये स्वतंत्रता दी गई है कि आप किसी भी रूप में भगवान की पूजा कर सकते हैं, किसी भी रूप में अपने जो भी आपका धर्म है आप उसे अबाध रूप से मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अब अनुच्छेद जो 26 है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। अभी ये जो पिछला अनुच्छेद था वो एक व्यक्तियों के लिए था, एक व्यक्ति किस तरह अपने धर्म को फॉलो कर सकता है, किस तरह से अपने धर्म में जो भगवान है उसकी पूजा कर सकता है, उनका आचरण करे, प्रचार करे, जो भी है, एक व्यक्ति के रूप में हमें यहाँ पे सारी बातें दिखाई दे रही थी। लेकिन ये जो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन है ये हमें एक समुदाय के रूप में दिखाई देता है। जैसे कि कोई समुदाय है तो वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग उसका कोई प्रबंधन करना है तो वो प्रबंधन कर सकता है। ठीक है, मान लो कोई समुदाय है तो कोई समुदाय अपने धार्मिक कार्यों के लिए उसे कोई प्रबंधन करना है, त्यौहार वगैरह है कोई, तो उसका प्रबंधन वो कर सकता है। तो ये भी स्वतंत्रता दी गई है। तो अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 27 है वो धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से स्वतंत्रता, मतलब कहने का यह है कि कोई कार्य धर्म की अभिवृद्धि के लिए किया जा रहा है तो उसमें जो पैसा लग रहा है तो उसमें जो टैक्स है उसमें छूट दी जाएगी। मतलब जो भी पैसा उस धर्म की अभिवृद्धि के लिए लग रहा है तो उसमें टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये व्यवस्था की गई है। ठीक है, धर्म के अभिवृद्धि के लिए कोई पैसा लग रहा है तो उसमें टैक्स नहीं लेगी सरकार, या करों के संदाय से उसे स्वतंत्रता दी गई है। तो ये व्यवस्थाएं की गई हैं अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। इसके अलावा शुल्क फ़ी ली जा सकती है सरकार के द्वारा। कई बार क्या होता है कि कई बार तीर्थ यात्रा पर लोग जाते हैं, तो तीर्थ यात्रा पर हम जाते हैं तो हम देखते हैं जब लोग जाते हैं तो उन्हें सुरक्षा चाहिए होती है, कई सारी व्यवस्थाएं होती हैं जो कि सरकार करती है। तो ऐसे में सरकार कुछ फीस चार्ज कर सकती है। ठीक है, वो हम आर्टिकल 27 में नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये बातें शामिल है। इसके अलावा अनुच्छेद 28, अब अनुच्छेद 28 क्या है तो धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। जैसे कि कई सारे शैक्षणिक संस्थान होते हैं, कई सारे ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं, शिक्षा से संबंधित संस्थाएं हैं या शैक्षणिक संस्थान हैं जैसे कि जो सरकार के अंडर में आते हैं, तो उसमें तो धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है। लेकिन कई सारे दूसरे भी संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं जो कि सरकार का भी हिस्सा है, जिसमें एक दूसरा ट्रस्ट भी शामिल है, या कई सारी संस्थाएं हैं जिसको सरकार ने मान्यता दी है और कई बार सरकार पैसा भी देती है, लेकिन कई दूसरे लोग भी उस संस्था में शामिल हैं।
तो उनमें धार्मिक शिक्षा देने की मतलब अनुमति भी दी गई है। तो ये जो अनुच्छेद 28 है वो धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से संबंधित है। इसमें स्वतंत्रता दी गई है मुख्य रूप से। इसके अलावा बात करें अगले अधिकार की यहाँ पर, तो अगला यहाँ पे जो मौलिक अधिकार है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत ये दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दिया गया है। ये क्या है, तो यहाँ पे देखिए इसको, अनुच्छेद 29 यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति और को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। यहाँ पे बात को समझिए। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक आप समझते हैं ना, जिनकी संख्या कम हो। यहाँ पे धर्म की बात नहीं है, भाषा से संबंधित भी अल्पसंख्यक होते हैं। ठीक है, तो मान लो कोई अल्पसंख्यक है, मान लो कोई समुदाय है जिसकी मतलब जो भाषा है बहुत कम बोली जाती है, तो वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। तो उनको ये अधिकार है कि वो अपनी बोली को, अपनी भाषा को सुरक्षित रख सकते हैं। उस समुदाय को यह अधिकार तो जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। देखिए दोस्तों, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, उनको अपने हितों का संरक्षण रखने के लिए, हितों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 में अधिकार दिया गया है। इसके अलावा समुदाय के रूप में तो अधिकार दिया ही गया है, लेकिन साथ में देखिए राज्य के अंतर्गत कोई भी संस्था है तो उसमें धर्म, भाषा, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये भी संरक्षण दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा से संबंधित हो, कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय से कोई भी व्यक्ति संबंधित है, तो वो राज्य के अंतर्गत कोई संस्था है तो उसके अंतर्गत उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता धर्म और जाति या भाषा के आधार पर। तो ये सारे संरक्षण अनुच्छेद 29 के अंतर्गत व्यक्तियों को, समुदायों को दिए गए हैं। इसके साथ ही अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक समुदाय का अधिकार। देखिए यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा जो मेन उद्देश्य है वो है आपको समझाना। तो आप कई बार सोचेंगे कि यहाँ पर मैंने आप नोट्स ज़्यादा लिखे हैं, यहाँ पे कम लिखे हैं, वो मैटर नहीं करता कम ज़्यादा। मेन बात है आपको समझ में कितना आ रहा है, समझ में आएगा तभी आप लिख पाएंगे। अब अनुच्छेद 30 की मैं बात करूँ तो ये जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको ये अधिकार दे रहा है अनुच्छेद 30 कि वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, उनके द्वारा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है। प्रशासन और जो भी शिक्षा संस्थाएं स्थापित की गई हैं उनका प्रशासन भी उनके द्वारा हो सकता है, ये अधिकार दिया गया है उनको। ठीक है, प्रशासन मतलब है कि उनको चला सकते हैं वो। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 32 की संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। अब अनुच्छेद 32 अपने आप में बहुत बड़ा है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका कि डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचार के अधिकार को, संविधान की आत्मा और संविधान का हृदय कहा है। अब देखिए अनुच्छेद 32 अपने आप में बहुत बड़ा अनुच्छेद है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं उनका उपचार हमारा अनुच्छेद 32 के तहत ही हो सकता है। सिंपल सी बात है, अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, ठीक है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है किसी भी व्यक्ति के, तो वो डायरेक्टली अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। ठीक है, तो इसलिए अनुच्छेद 32 अपने आप में काफ़ी बड़ा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के में उल्लिखित विभिन्न प्रकार की रिटों के अभिप्राय एवं क्षेत्र। अब यहाँ पे बात को समझिए। देखिए ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अब इनका उल्लंघन जब होता है ना, तो हम लोग अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के पास भी ये अधिकार है कि वो ये जो मौलिक अधिकार हो गए इनका अगर उल्लंघन होता है या कोई दूसरे अधिकार हैं उनका उल्लंघन होता है, तो उनके उपचार के लिए वो कई सारी रिटें जारी कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे मेरा ये है दोस्तों कि देखिए अनुच्छेद 32 में ना हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी हमारे मौलिक अधिकारों को कैसे लागू करवाएगा, ठीक है, हमारे लिए मतलब वो उपचार कैसे करेगा, तो वो कई सारी रिटें जारी करता है, कई सारे रिटें जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के साथ ही साथ हाई कोर्ट भी रिटें जारी करता है। यहाँ पे ध्यान देना, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जारी करता है कई सारी रिटें, और उन रिटों के द्वारा ही किसी व्यक्ति के जो अधिकार हैं उनका अगर उल्लंघन हुआ है तो उपचार किया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और एक बात को ऐड करूँगा मैं। देखिए अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 22-26 की बात करूँ, 226 की बात करूँ अगर मैं, तो इसके तहत हाई कोर्ट को ना ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। हाई कोर्ट ये जो रिटें हैं ना, वो किसी भी कानून, अगर किसी भी
मतलब कानून के उल्लंघन में हाई कोर्ट रिटें जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है किसी व्यक्ति का तभी वो रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो यहाँ पे एक बात मैंने आपको एक्स्ट्रा समझा दी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जब फंडामेंटल राइट्स का अधिकार मतलब उल्लंघन होता है तभी वो रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये जो हाई कोर्ट है वो जब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तब भी जारी कर सकता है, जब किसी अन्य कानून का उल्लंघन होता है तब भी वो रिटें जारी कर सकता है। ये जो रिटें हैं वो क्या है, तो ये किसी अधिकारी या जो सरकार है, कोई सरकारी अधिकारी है, कोई छोटी अदालत है, उच्च निम्न न्यायालय है, तो उसको कुछ आदेश दिए जाते हैं। अब यहाँ पे बात को समझें, एक एक करके हम कुछ रिटों को समझेंगे जो अनुच्छेद 32 के तहत मुख्य रूप से यहाँ पे दिखाई गई हैं, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी इन रिटों को जारी कर सकता है। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहले यहाँ पे रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब इसका क्या मतलब होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। देखिए, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उसे मतलब फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत कि व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए जिसको पुलिस वगैरह के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तो किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए ऐसी रिटें जारी की जाती हैं। कई बार मान लो कोई व्यक्ति है जिसको अदालत के सामने पेश नहीं किया गया, तो ऐसी रिटें जारी करके अदालत ऑर्डर दे रही है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत मतलब सरकार को या जो भी संबंधित है व्यक्ति उसको ऑर्डर दे रही है कि शरीर को प्रस्तुत किया जाए, व्यक्ति को हमारे सामने लाया जाए। परमादेश, इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। देखिए, अब कई बार कोई अधिकारी है जो सही से कार्य नहीं करता, कोई पदाधिकारी वगैरह होता है, तो उसको ये आदेश दे दिया जाता है कि हम आदेश दे रहे हैं तो आप हमारा ऑर्डर फॉलो करो। तो कई बार ऐसे आदेश परमादेश वगैरह रिट जारी की जाती है। प्रतिषेध, रोकना, कभी कुछ रोकना होता है तो प्रतिषेध की रिट भी जारी की जाती है न्यायालय के द्वारा। छोटी अदालत के लिए जारी की जा सकती है, किसी मंत्री के लिए, सॉरी मंत्री नहीं, किसी पदाधिकारी वगैरह है, कोई कार्यालय है, सरकारी अधिकारी है, तो उसके खिलाफ ये जारी की जा सकती है। बाकी अभी मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा आपको, अच्छे से आप समझ जाएंगे। उत्प्रेक्षण, प्रमाणित होना या सूचना देना, ये भी एक रिट है, इसे भी जारी किया जाता है। इसके अलावा अधिकार प्रेष्या, ठीक है, प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। इसको आप दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, इससे आप समझ पाएंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्यों लागू किया जाएगा, मतलब क्यों ये रिट जारी की जाएगी, ठीक है, परमादेश क्यों जारी किया जाएगा, आप इसे पढ़ सकते हैं। निषेध, प्रतिषेध है, ये निषेध आज्ञा लिखा है ना यहाँ पे, प्रतिषेध आप लिख सकते हैं। अधिकार प्रेष्य क्यों जारी किया जाएगा, देखो जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तब न्यायालय अधिकार प्रेष्य आदेश जारी कर उस व्यक्ति को पद पर कार्य करने से रोक देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। उत्प्रेक्षण रिट ये भी जारी की जाती है। तो आई होप यहाँ पे आपको सारी बातें समझ में आ ही रही होंगी। तो यहाँ तक दोस्तों हमने ये जो आर्टिकल 32 था इसको हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। तो इस तरह हमने जो सारे के सारे जो मौलिक अधिकार थे इसको देख लिया। तो इस तरह दोस्तों हमने मौलिक अधिकारों को पूरी तरह अच्छे से समझ लिया। ये जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, इसको हमने पूरी तरह अच्छे से समझ लिया, ठीक है। मूल अधिकारों को हमने काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो मूल अधिकार हैं ये हमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए, ठीक है। संविधान के का जो भाग 3 है इसमें 12 से लेकर ये 35 तक अधिकार दिए गए हैं, और मुख्य रूप से ये जो 14 है, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 32, इसी के बीच में ये हमें अधिकार मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप कहेंगे सर अनुच्छेद 12 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 13 में क्या लिखा है, तो ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मूल अधिकार के अंतर्गत हमने ये सारी बातें कर ली। हल्का हल्का मैं बता देता हूँ फिर भी। देखो अनुच्छेद 12 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 12 में लिखा है कि राज्य का मतलब क्या होगा। अनुच्छेद 12 में क्या लिखा है, राज्य का मतलब। हमने अभी जब हमने अनुच्छेद 14 पढ़ा, 13 मतलब 15 पढ़ा, तो हर जगह हमने देखा राज्य शब्द आया कि राज्य ये प्रतिबंधित करता है, या राज्य ये है वो है, कि राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर रोक नहीं सकता, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। तो अनुच्छेद 12 बताता है कि राज्य शब्द का क्या अर्थ है। मुख्य रूप से संसद हो गई या नगर पालिकाएँ हो गई, न्यायालय भी शामिल है इसमें। जितनी भी चीज़ें हैं देश के अंदर जो एक संवैधानिक ढांचे में आ रही हैं, तो वो राज्य के अंतर्गत आती हैं। ये अनुच्छेद 12 एक्सप्लेन करता है काफ़ी अच्छे से। लेकिन फिर भी आपने हल्का हल्का समझ लिया कि अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है।
अनुच्छेद 13 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 13 कह रहा है कि कोई भी ऐसा कानून जो कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगा, उसे कानून नहीं माना जाएगा, उसे उसका होना ना होना बराबर होगा। मतलब मान लो संसद ने कोई कानून बनाया जो कि मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो उस कानून का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा, वो अपने आप ही रद्द हो जाएगा अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। इसके अलावा अनुच्छेद 33 वगैरह की बात करूं तो उसमें जो सशस्त्र बल हैं उनके उनके लिए कानून संसद को अधिकार दिया गया है कि वो जो संसद है वो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत जो सशस्त्र बल वगैरह हैं, जो फोर्सेस वगैरह हैं, उनके मूल अधिकारों को मतलब कम कर सकती है, उन पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। तो ये सारे अधिकार दिए गए हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर मैं आपको अनुच्छेद 34 के बारे में बताऊं तो अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ वगैरह के टाइम पर किस तरह से मूल अधिकार लागू होंगे, तो इसके बारे में बात कर रहा है। अनुच्छेद 35 का भी मैं बता दूं तो मूल अधिकारों का किस तरह से प्रभाव होगा, जैसे कि कहीं संसद किन्हीं मूल अधिकारों पर कुछ अपवाद स्वरूप अलग से कानून बना सकती है। जैसे कि अभी आपने मतलब जैसे कि जो नौकरी है, जो सरकार के अंतर्गत जो नौकरियां हैं उसमें तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन उसमें संसद के पास अधिकार है कि वो निवास की शर्त लागू कर सकती है कि उसी राज्य से संबंधित व्यक्ति ही उस राज्य की सरकारी नौकरी हासिल या जो भी पद है उसको ले सकता है। तो ऐसे कुछ अधिकार भी दिए गए हैं संसद को। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 35 के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ तक हमने दोस्तों मूल अधिकारों को काफ़ी डिटेल में समझ लिया। 14 से लेकर 32 तक ये जो अधिकार थे, हमने 6 अधिकार इसको एक एक करके काफ़ी डिटेल में हमने समझा। बाकी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। आई होप सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।